हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर्स की सेशन नहीं हो पाई थी और ये सेशन आगे चल के शाम वाली सेशन में कर दी जाएगी। आज हम एक ऐसा सेशन लेंगे जो कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 होगा और चैप्टर नंबर 2 है हमारा मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, और पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल कराई जाएगी व्हाट्सएप पे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पे नहीं किया, तो सारा चीज़ इनको उन्हीं को मिलेगा जो हर पेमेंट कर रहे हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सेशन स्टार्ट होता है मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। 1934 से बात करेंगे हम लोग। 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का मुद्दा सामने आया था। एम एन रॉय नाम का एक कम्युनिस्ट मूवमेंट था इंडिया में, जो कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में था। उसके एक दिग्गज नेता थे, उन्हीं के नाम था एम एन रॉय, और उन्हीं के नाम पर एक कम्युनिस्ट मूवमेंट था। उन्होंने 1934 में पहली बार बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाएगी। लेकिन 1934 के समय पर उनकी बातों को कोई सुना नहीं, और ये वो समय था जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने सस्पेंड कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो जारी हो रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड था उसको 1935 में फॉर द फर्स्ट टाइम INC Indian National Congress officially demanded Constituent Assembly to frame the Constitution of India। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस डिमांड को 1935 में रखा, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्री इंडिया का, उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद ये बात बोली थी। अब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, और कहने का मतलब है कि जो लोग लाइव क्लासेस कम ही लोग अटेंड करें, क्योंकि इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो सही बिना रुके आवाज सुनाई देगी। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कहने का मतलब एक ऐसी संविधान सभा जिसे एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे चुना गया हो। एडल्ट फ्रेंचाइज उसको बोलते हैं जो प्रॉपर वोटिंग के द्वारा चुने गए हो, जिसमें सारे लोग ने वोटिंग डाली हो, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग होंगे वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यानी जो चुने गए, जो प्रॉपर वोटिंग से चुने गए हैं लोग, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करेंगे, वो अपने हिसाब से संविधान को बनाएंगे, किसी बाहरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये 1938 में बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव बनने के द्वारा। और बाहरी का किसी और से नहीं था, बाहरी का मतलब वही लोग थे ब्रिटेन वाले, और बाहरी तो कोई था नहीं। पाकिस्तान वाली जो पार्टीशन वार्टीशन वाली बात है वो तो 1947 में थी, अभी तो 1938 ही चल रहा है। सब बातों का एक निचोड़ है, 3 पॉइंट निचोड़ है इसका। पहला पॉइंट है कि 1934 में पहली बार बात हुई थी। एम एन रॉक कमेटी जो थी, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया, उनकी बात सुनी ही नहीं गई। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस डिमांड को कर दिया कि भाई मेरे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और बनाओगे। और 1938 में बोला गया कि किसी बाहरी पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू ने जब 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो उन्होंने यही बोला कि किसी बाहरी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो लोग डायरेक्ट वोटिंग यानी जो लोग प्रॉपर वोटिंग से चुने गए हैं वही संविधान सभा की समिति में काम करेंगे और वही अपने हिसाब से संविधान को बनाएंगे।
चलिए, अब तो आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ने के बाद जो इंडियंस का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था बहुत तेजी से बदला। पॉलिटिकली बहुत तेजी से बदला, क्योंकि कैसे बदला? अब 28 महीने का रूल था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का। 28 महीने कांग्रेस ने रूल किया था, मिनिस्टर्स ने रूल किया था। 28 महीने का रूल था कांग्रेस मिनिस्टर्स का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इलेक्शन हुए थे। और मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में इलेक्शन हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। और 28 महीने का उसका रूल था। 1937 में मिनिस्ट्री बनी थी। 28 महीने तक उसने मिनिस्ट्री ने राज किया। फिर क्या हुआ? फिर जंग यानी वर्ल्ड वॉर टू, और ब्रिटेन ने बिना किसी से डिस्कस किए इंडिया को पार्टी बना दिया था। इसीलिए तो सबने रिजाइन कर दिया था, बिना किसी से जाने, किसी किसी से सलाह लिए इंडिया को पार्टी बना दिया एलाइज की तरफ से। यही तो पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला, और कुछ नहीं हुआ। को रिलेट करके पढ़ोगे, पहला चैप्टर के साथ दूसरा को मिला के पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी बात। जैसे मैं अभी आपको को रिलेट करके बता रहा हूँ। जैसे मैं 1935 में गया, वैसे ही आप, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों चैप्टर को मिला के मैं बता रहा हूँ। उस हिसाब से पढ़ोगे तो पढ़ना बहुत ज्यादा आसानी होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचा हूँ, केवल मैं इंट्रोडक्शन जो है वही बता रहा हूँ अभी तक। बात थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया पार्टी बन गई थी, जिसने भी जितने भी लीडर्स है, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी थी, सबने बोला कि हमसे बिना पूछे बिना बात किए कैसे पार्टी बना दिए। ब्रिटेन से पूछा, बिना डिस्कस किए बिना हमसे बात किए पार्टी कैसे बना दिए तुम? इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे में? अब यही सब हो रहा था। अब हो ये रहा था कि ब्रिटेन एक तरफ से जंग लड़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और बीच में मुस्लिम लीग भी सपोर्ट करने लगा ब्रिटेन को। वॉर में आपके साथ हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, बस मुस्लिम सपोर्ट कर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ब्रिटेन को समझ में आया कि इस समय जंग लड़ तो रहे हैं, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ हमें चाहिए। मुस्लिम तो साथ दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग को इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ चाहिए। ठीक है। तो उन इंडियन लीडर्स की मदद मदद पाने के लिए जो डिमांड रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो, अपना संविधान बनाना है हमको। जो डिमांड था उसको पार्शियली मान लिया गया, यानी इनकम्प्लीट तरीके से मान लिया गया कि हाँ हाँ चलो चलो। उसकी बात में हामी भर दी गई, हाँ हाँ चलो तुम लोग बनाओ, अपना काम करो, हम लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। पार्शियली का मतलब ये होता है इनकम्प्लीट। और उसके बाद क्या हुआ कि एक अगस्त ऑफर आया 1940 में। पार्शियली माना ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर 1940 में। इनकम्प्लीट ये सब चीज इनकम्प्लीट कराई थी अगस्त ऑफर 1940 में। अब अगस्त ऑफर में था क्या कि 1940 में था, पॉइंट नंबर वन। अब इसको क्या था इसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, हम बनाएंगे, लेकिन जब जंग को खत्म होने दो तब हम बना देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम लोग की। ब्रिटेन कह रहा था कि हम संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन जंग खत्म हो जाने दो फिर हम बना देंगे। सिंपल सी बात है। इसमें ज्यादा अभी डीप में नहीं पढ़ना अगस्त ऑफर के बारे में, मैं एक सिंपल डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा है तो मैं वो बता रहा हूँ। 1942 में वो क्या था कि सर स्टफर्ड क्रिप्स आए, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य थे। वो इंडिया आए एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। 1942 में जो चीज हुआ उसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए उसमें, और ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो आए इंडिया में एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। उस ड्राफ्ट प्रपोजल में था क्या? था यही कि वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, भारतीय संविधान को बनाने में पूरा सपोर्ट करेंगे भाई तुमको। एक नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना कर देंगे हम। उसने यही कहा कि भाई हम खत्म हो जाने दो जंग, उसके बाद हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे, एक नए नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में सपोर्ट करेंगे। और इस क्रिप्स प्रपोजल ने मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी ना कि इंडिया को दो भाग में बांट दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया, बढ़िया से रिजेक्ट कर दिया। देखो 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन।
क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन। तो जैसे सब बुक में टर्म दिया है वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब कैबिनेट मिशन में था कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ इंडिया में इतने बवाल होने लगे थे ना कि इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी ने बवाल कर दिया था ईस्टर्न फ्रंटियर में। अंडमान अंडमान तक पहुंच गए वो लोग बवाल करते करते। ब्रिटेन सोच रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के इसको भी थोड़े नियम कानून बनाने दो, क्योंकि यहाँ हालत बहुत खराब हो गया है, हालत काफी बिगड़ गया है। कैबिनेट मिशन भेजा गया और कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ बवाल बढ़ गए और जितने भी विद्रोह थे सब बढ़ गए थे। सिंपल सी बात। अब इंडियन नेशनल आर्मी जो थी ना वो बोल रही थी ईस्टर्न फ्रंटियर में भी बवाल कर दिया, साथ साथ अंडमान पहुंच गए। और ब्रिटेन सोच रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाकर इनको भी थोड़े नियम कानून बनाने दो, तब तक मैटर शांत हो जाएगा। तो वहीं, क्योंकि ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि हालात काफी बिगड़ रहे थे और कैबिनेट मिशन भेजा गया इस काम को करने के लिए। 3 लोग इसमें शामिल थे। पहले थे, शायद किताब में बहुत सारी बातें नहीं दी हुई है, मैं बता रहा हूँ। ये तीनों के नाम नहीं दिए हुए हैं, मैंने 6th एडिशन पढ़ी है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे पहले, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो कि क्रिप्स मिशन में भी थे, और एवी अलेक्जेंडर थे। और 24 मार्च 1946 को इंडिया में ये कैबिनेट मिशन पहुंचा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को इंडिया में पहुंच गए कैबिनेट मिशन। अब देखो, उनको पता था, यानी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री आई थी ना, कैबिनेट मिशन जो आए थे, उनको पता था कि मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड्स को मानना पड़ेगा और मुस्लिम की डिमांड्स नहीं मानेंगे तो जिस तरह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया इसी तरह कैबिनेट मिशन भी फेल हो जाएगा। उनको पता था कि मुस्लिम लीग की डिमांड नहीं मानेंगे हम, तो भाई जैसे क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन यानी वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे वो फेल हो गया उसी तरह क्रिप्स क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाएगा। एक बात तो थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफा थी और थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही थी मुस्लिम लीग से, तो वो भी चला जाएगा काम से। तो इसीलिए मुस्लिम को सपोर्ट करना, मतलब करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। उन्होंने एक लूज सेंटर बना दिया, एरिया कुछ ऐसे एरिया बनाए, कुछ एरिया को डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया 2 भाग में। जैसे वो लोग बोल रहे थे ना कि 2 भाग में बांट दो इंडिया को, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को हो गया और एक मुस्लिम हो गया। एक तरफ आईएनसी हो गए और दूसरी होगी मुस्लिम। इन्होंने एक लूज सेंटर बना के एरिया को कुछ इस हिसाब से सेग्रेगेट किया कि 2 ग्रुप्स बना दिए। एक आईएनसी हो गया यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम हो गया। लेकिन ये पार्टीशन पार्टीशन की जो बात चल रही थी ना, कि पार्टीशन की बात नहीं हुई, बट एक लूज सेंटर बना दिया गया। मैंने बताया था कि पार्शियली किया गया, इनकम्प्लीट तरीके से, काम चलाऊ तरीके से, रणनीति के अनुसार किया गया है। तो उसीलिए पार्टीशन की जो बात थी तो वो नहीं थी, पार्टीशन हुआ नहीं था। बस एक लूज सेंटर बना दिया कि भाई इस दायरे में तुम मुस्लिम वाले रहोगे, इस दायरे में तुम आईएनसी वाले रहोगे, बस। ये कैबिनेट मिशन कुछ इस तरह इस समय के लिए कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि भाई हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं तुम लोग को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम को कन्विंस करने में कामयाब हो गया था, बुद्धू बनाने में कामयाब हो गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घंटा बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कुछ नहीं बना रहे थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी नवंबर 1946 में बनेगी, वो कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस के अंतर्गत बनेगी। अभी तो तुम्हारे क्या कहते हैं 24 मार्च 1946 को आई ही थी, और बन कब रही है रियलिटी में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में बनेगी, और वो कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस के अंतर्गत बनेगी। आ जाओ पहले टॉपिक पे, कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप बहुत मजे आ रहे होंगे इस सेशन में। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनना था। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले पॉइंट को डिलीवरेट कर देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस समय काफी बवाल चल रहा था 1946 के समय। बहुत सारे कम्युनल राइट्स चल रहे थे,
मुस्लिम लीग के डिमांड्स को मानना मजबूरी हो गई थी कि 2 भाग में बाँटो। थोड़ी बहुत थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, थोड़ी ब्रिटिश के लिए, मुस्लिम लीग के भी बातों को मानना ज़रूरी हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी हो गई थी ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश को भी समझ आने लगा था कि हमको तो अब इंडिया से निकलना ही है भाई। 1946 आ गया था, अब तो हमको इंडिया से निकलना ही है। क्लीमेंट एटली ने, मैंने बताया था 1947 वाले में, कि क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को बोल दिया था कि 30 जून 1948 तक हम इंडिया को छोड़ देंगे और जितने भी पावर्स हैं हम इंडिया के हाथ में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब कैबिनेट मिशन जो थी वो, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसमें सबको पता चल गया था कि देश को आज़ादी मिलनी ही है। यानी कैबिनेट मिशन जब चल रहा था, प्रोसीडिंग जब उसकी चल रही थी, तो सबको पता चल गया था कि देश को आज़ादी मिलनी ही है, मिलनी कंफर्म हो गया था। इन सेम वे सीट्स कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कितनी सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये पूछा जा रहा है। मतलब बात है कि किस हिसाब से सीट बांटे हो, कितनी सीट्स थी। तो देखो इसमें थोड़ी समझने वाली बात है, टोटल मिला के 389 सीट्स थी। 389 सीट्स थी जिसमें दो भाग बांटा गया था। 389 में से 296 सीट जो थी, 296, वो हमारे ब्रिटिश इंडिया को जा रही थी। जो प्रोविजन जो प्रोविजंस इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, यानी जो प्रांत इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, 296 सीट उनको जा रही थी और 93 सीट प्रिंसली स्टेट को जा रही थी। प्रिंसली मतलब राजे रजवाड़े हो गए जो, उनके लिए जा रही थी। और आगे बताऊंगा कि एक सीट में कितने लोग शामिल थे। 296 सीट्स में से, अब 296 सीट तो ब्रिटिश इंडिया के थे, अब 296 सीट्स में से भी 292 को, यानी 292 को, 296 में से 292 को ड्रॉ कर किया गया गवर्नर की 11 प्रोविंसेस द्वारा। यानी 11 प्रोविंसेस के लिए 292 सीट को अलॉट कर दिया गया। अलॉट नहीं, मतलब मान के चलो कि ड्रॉ कर दिया गया कि हाँ चलो इस दायरे में 11 प्रोविंसेस रहेंगी। तो वो 11 प्रोविंसेस कौन-कौन सी थी, मैं वो भी बता देता हूँ, वो भी किताब में सही ढंग से नहीं दिया हुआ है। जब तक नहीं पढ़ोगे सही तरीके से तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सब एक एम लक्ष्मीकांत पढ़ के यूपीएससी टॉपर तभी बनते हैं जब उसकी 11 प्रोविंसेस और जो कैबिनेट मिशन में जब कितने मेंबर्स थे और कौन-कौन से मेंबर्स थे, उनके बारे में पता ना चले। समझे? तो मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए जो कि किताब में मेंशन नहीं था। तो अब बात कर लेते हैं 11 प्रोविंसेस कौन-कौन सी थी। चलो तो 11 प्रोविंसेस में पहला था मद्रास, दूसरा बॉम्बे, तीसरा बिहार, चौथा सेंट्रल प्रोविंस, पांचवा उड़ीसा, छठा पंजाब, सातवां सिंध, आठवां बंगाल, नौवां असम, 10वां नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल फ्रंटियर, 11वां यूनाइटेड प्रोविंस। समझे? ये किताब में शायद नहीं दिया होगा। और हाँ, 292 तो हो गई थी, 296 में से तो 292 तो 11 प्रोविंसेस को हो गई थी। और बाकी की 4 सीटें किसको गई थी भाई? बाकी के 4 बची थी ना, 296 में से 292 का केस तो खत्म हो गया था, 4 किसको गई थी? तो 4 4 होंगी फ्रेंचाइज ऑफ कमिश्नर प्रोविंस को, जो कि जो 4 सीटें होंगी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को जाएंगी। वो 4 कमिश्नर प्रोविंसेस होंगे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होंगे, दिल्ली के, अजमेर के, दिल्ली, अजमेर, मेरवारा के, और तीसरा कुर्ग के, और चौथा बलूचिस्तान के। दिल्ली, अजमेर, मेरवारा, और तीसरा कुर्ग, और चौथा बलूचिस्तान। ये कुछ नहीं दिया हुआ है किताब में, ध्यान से पढ़ना। सब एम लक्ष्मीकांत के केवल पॉइंट्स रट के सोचते हैं कि यूपीएससी टॉपर बन जाएंगे, तो भूल है तुम लोग की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में मैंने क्या बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब डिसॉल्व किया गया था, कि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के पास कुछ एरिया था जो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा, और कुछ ऐसे एरिया थे जो राजा रूल कर रहे हैं, उसी को प्रिंसली स्टेट कहते थे। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे कोरिलेट करके पढ़ना है। प्रिंसली स्टेट किसको कहते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब डिसॉल्व किया गया था,
उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के पास कुछ ऐसा एरिया थे जो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे राजा रजवाड़ों का रूल था। तो उस स्टेट को प्रिंसली स्टेट कहते हैं। अब क्या था कि भाई देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल बोल रखा था कि आप अपने इलाके में रूल कर सकते हो, हम लैंड रेवेन्यू देंगे। किसको? प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई अपने इलाके में रूल कर सकते हो, हम लैंड रेवेन्यू देंगे, जो हमारी भूमि राजस्व है हम उसको देंगे, सपोर्ट करेंगे, इसलिए अब तक रूल कर रहे थे कि भाई लैंड रेवेन्यू मिल रहा था, चलो रूल कर रहे हैं। अब 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्सेशन किया नहीं, उसके बाद तो इनकी हालत खराब हो गई। तो मैंने क्या बताया कि 296 में 2 भागों में बाँटा गया। पहले तो 389 को 2 भागों में बाँटा गया, एक को 296 और एक को 296 और एक को 93 में। अभी 93 के ऊपर नहीं पहुँचे हम लोग, केवल 296 के ऊपर चल रहे हैं। 296 को भी 2 भागों में बाँटा, 292 और 4 में। तो 292 को 11 प्रोविंसेस ले गए, और जो बचे 4 थे वो उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ले गए। तो 11 प्रोविंसेस के नाम बता दिए मैंने, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के भी नाम बता दिए। तो याद कर लेना मेरी नोट्स से। और क्या था कि 389 में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की थी जो सीट्स थी। पार्टीशन से पहले ये सीट्स अलॉट नहीं की गई थी, याद रखना। पार्टीशन से पहले ये सीट्स अलॉट नहीं की गई थी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का एरिया इंक्लूड था। देख लो ना, बलूचिस्तान था, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल फ्रंटियर था, सब बोल रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अब यहाँ से 1947 धीरे धीरे आ रही है ना, तो पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। अब देखो कि सीट्स को किस हिसाब से बांटी गई थी भाई। सीट्स तो 389 थे, लेकिन उसको बांटी किस हिसाब से गई थी, तुम कैसे बांट दिए? मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट है और उसको 10 लोगों में कैसे बांट दिए? तो बोलना पड़ेगा भाई, एक चॉकलेट में आधा आधा करके सबको दिए हैं, 5 दूना 10 चॉकलेट, एक चॉकलेट को हाफ हाफ करके दिए हैं। इन सेम वे वो जो थी ना, सीट को किस हिसाब से बांटी गई, उसका आंसर ये था, एलोटेड किया गया प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। यानी जो उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको अलॉट की गई। जो जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर अलॉट कर दी गई, वैसे सीट्स को बांटा गया। और उस टाइम पता है एक सीट की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख लोगों के लिए अलॉट थी एक सीट। ये किताब में पॉइंट दिया हुआ है, मैंने बारीकी से एक एक पॉइंट पढ़ा है मेरे दोस्त, यकीन करो मेरा, मेरे को रिलेट करके पढ़ा हूँ। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उसमें जो सीट्स थी 296 थी, वो 3 कम्युनिटी में आगे अलॉट कर दी गई। 296 जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए सीट अलॉट हुई थी, उसको 3 कम्युनिटी में अलॉट कर दी गई। पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था जनरल। मुस्लिम को अलग कम्युनिटी, सिख के लिए अलग कम्युनिटी, जनरल के लिए कोई भी कर सकता था। जनरल के लिए मुस्लिम में मुस्लिम जाएंगे, सिख में सिख जाएंगे, जनरल में जनरल जाएंगे। चलो, आई होप आज का सेशन बहुत खतरनाक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।